Hello and welcome. I am Dr. Shweta. So today we'll discuss about what is osteoarthritis, what are the symptoms of osteoarthritis, how we can cure that. So let's start it. So osteoarthritis एक्चुअल में होता क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारे बोन्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो नी जॉइंट हो या हिप जॉइंट, दोनों में किसी में भी कॉमन हो सकते हैं। वो मोस्टली नी जॉइंट में कॉमन होता है क्योंकि हमारे सारी बॉडी का जो प्रेशर है वो नीज पे ही जाता है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है? हमें पता है कि हमारी जो बोन होती है उन दो बोन्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज जो है हमारे उस बोन में, दोनों बोन में प्रेशर जो लगता है जब हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उस प्रेशर को कम करने के लिए एक कुशन प्रोवाइड करता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो टाइम के साथ वो जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज हो जाता है तो दोनों बोन के बीच में जो स्पेस होता है वो स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है। अगर वो स्पेस कम हो जाता है देन क्या होता है कि जो दोनों बोन हैं वो आपस में रब होते हैं। अब रब होने से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेन सिवियर इंक्रीज़ हो जाता है। जब हम उठते हैं, बैठते हैं या चलते हैं तो जैसे जैसे उनमें प्रेशर इंक्रीज़ होता है, रबनेस आती जाती है, फ्रिक्शन होता रहता है, तो पेन बढ़ता रहता है। यही होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये नी जॉइंट में भी कॉमन है, हिप जॉइंट में भी कॉमन है, क्योंकि ये दो जॉइंट होते हैं जिनमें हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है। शोल्डर जॉइंट में भी हो सकता है, किसी भी जॉइंट में हो सकता है, बट बेसिकली कॉमन जो होता है वो नी और हिप जॉइंट में होता है। इसमें होता क्या है? अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये होता है कि जब हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होगा उस एरिया में। जैसे अगर हमें नी जॉइंट में हुआ है तो नी जॉइंट के आसपास के एरियाज़ में स्वेलिंग हो जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। उठेंगे तो बहुत प्रेशर आएगा, बैठेंगे तो बहुत प्रेशर आएगा, तो पेन इंक्रीज़ होगा। सबसे ज़्यादा पेन कब होता है? जब हम सो रहे होते हैं, रात में सोने के टाइम पे भी पेन होता है, और जब हम एक ही मूवमेंट पे बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स को अपने रख करके लेटे रहते हैं, फिर जब सुबह उठते हैं तो ड्यू टू स्टिफनेस पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे ही हमें पता चलता है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कॉमनली क्या होता है? कॉमनली ये वुमेंस में होता है क्योंकि वुमेंस में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और ओल्ड एज में ज़्यादा होता है। ओल्ड एज में इसलिए होता है क्योंकि एक तो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हो जाता है ड्यू टू मूवमेंट, और एक्टिविटी कम हो जाती है इसलिए भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कम एक्टिविटी करने वालों को ही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा गया है। बेसिक थिंग कि हम कैसे क्या कर सकते हैं अगर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का स्टार्टिंग सिम्टम है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टार्टिंग सिम्टम्स जब हमें आते हैं तो हमें पेन धीरे धीरे ही वो बढ़ता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ऐसा सच कुछ होने वाला है। तो हम या तो टेस्ट करा सकते हैं, एक्सरे, एमआरआई, बहुत सारे डायग्नोसिस होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं जिनके थ्रू पता चलता है कि हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी क्या हम कह सकते हैं कि अडल्ट्स में भी होता है, टीनेज में भी होता है, तो या ये हर एज में हो सकता है, बट बेसिक कॉमन जो है वो ओल्ड एज ही है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन बच्चों में कह सकते हैं बहुत मिनिमल ही होता है, बट टीनेज में भी हो सकता है। हम कहते हैं अगर हमें कभी कोई बचपन में चोट लगी होती है तो वो जो चोट है उस टाइम पे तो बिल्कुल हमें कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि हमारी बॉडी में इतना मूवमेंट होता रहता है, तो ड्यू टू मूवमेंट हमें कुछ एहसास नहीं होता उस पेन का, या फिर वो उस टाइम पे उतना डेवलप भी नहीं होता है। बट जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज़ होती जाती है, एक टाइम के बाद उसी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए कि अगर कभी हमें चोट लगी या हमें बहुत माइनर पेन भी स्टार्ट हो रहा तो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर कोई ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। और किस में कॉमन होता है ये? जैसे हम कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, तो स्पोर्ट्स पर्सन्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ड्यू टू ओवर एग्जेजरेटेड या एक्स्ट्रा मूवमेंट्स। तो जब हम किसी भी जॉइंट पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, वो उसी जगह पे बार बार रब हो रहा है, तो उस
इनफ मूवमेंट से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कर जाता है। वो ज़्यादा मूवमेंट होती रहती है, धीरे धीरे वो कार्टिलेज डिस्ट्रक्शंस होते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और किन में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है? जो लोग लेस मूवमेंट करते हैं उनमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। एज इन हम कह सकते हैं कि जो लोग डेस्क जॉब कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस सिटिंग मूवमेंट उनका है, उनकी मूवमेंट नहीं होती है, तो उनका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है नीज़ का, वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। अब वेट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो जाता है? हम अपनी नीज़ को फ्लेक्स करके बैठते हैं और जब हम चलते हैं तो हमारा जो फॉरवर्ड जो मसल्स होती हैं नीज़ में, वो तो शॉर्ट हो जाती हैं और जो बैकवर्ड मसल्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेच करती हैं, तो सारा जो प्रेशर है हमारा वो पीछे की तरफ आ जाता है आगे आने के बजाय। तो 50-50% वेट डिस्ट्रीब्यूशन की जगह वो हमारा 20 और 80% हो जाता है। तो जब ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे होता है तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस धीरे धीरे डेवलप कर जाता है। सो ये तो थी बेसिक थिंग्स कि किन किन में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। अब इसका ऑप्शन क्या है कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप ना हो, क्योंकि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है बिल्कुल भी। हम सिर्फ इसको प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, और लास्ट ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो सर्जरी का ऑप्शन होता है। सो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक तो हमारे पास कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो एनसेड्स वगैरह, उनसे हम पेन रिलीफ कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। सो हम क्या करते हैं कि फिजियोथेरेपी में पेन रिलीफ करने के लिए जो मशीन्स यूज़ होती हैं वो कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज आपको बता सकते हैं, एक्सरसाइज के थ्रू जो है वो धीरे धीरे मसल्स जो है वो बिल्ड होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जो आपका बहुत ज़्यादा रबनेस हो रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते रहोगे, मसल्स आसपास की स्ट्रॉन्ग रहेंगी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ना चलने में, उठने में, बैठने में। और कुछ चीज़ें जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपको समझा सकते हैं कि जब आपको अपना काम कैसे करना है, कि आपको अगर बैठ के उठना है तो आपका क्या पोस्चर होना चाहिए, आपको लेटना कैसे है, लेटने के टाइम आपको अपने दोनों घुटनों के नीचे, अगर आपको नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके नीचे आपको पिलो यूज़ करना चाहिए, जैसे कि वो थोड़ा सा फ्लेक्शन में मूवमेंट रहे और जब आप सुबह उठो तो आपको पेन ना हो। और बेसिक थिंग क्या है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब हम एक्सरे करवाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस ही है? एक तो फर्स्ट बेसिक थिंग कि जब हम एक्सरे देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक साइड में नीज के जो है, जो आपका स्पेस था बिल्कुल कम हो चुका होता है, बोन टू बोन बिल्कुल आपको जॉइन दिखेंगी। सेकेंड थिंग कि हमको बोन स्पर्स दिखाई देते हैं, जहाँ पे स्पेस होना चाहिए था वहाँ पे छोटे छोटे बोन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिन्हें हम बोन स्पर कहते हैं, तो वो बोन्स पर दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट बेसिक थिंग कि जब हम एमआरआई कराते हैं तो एमआरआई में भी हमें क्या दिखता है कि आसपास की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं और उनमें स्वेलिंग भी लगती है। जब हम उसको प्रेस करते हैं वहाँ पे टेंडरनेस होता है, प्रेस करने पे पेन फील होता है आपको। आपका फ्लेक्शन का मूवमेंट, जब आप घुटनों को मोड़ते हो तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाती हैं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाओगे, आपको चढ़ने में दिक्कत होगी, आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकोगे, क्रॉस लेग सिटिंग तो अवॉइडेड होती है और जब आप वो कर रहे होगे तो भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो और हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें? ये है कि आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी होगी। आप बिल्कुल क्योर तो नहीं हो सकते हैं, बट हाँ आप अपनी बोन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लास्ट ऑप्शन के बारे में। आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है? बेसिक थिंग ये है कि अगर आप लास्ट ऑप्शन तक ना पहुँचे तो आपकी बॉडी के लिए और आपके लिए भी बेटर है, क्योंकि आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि लोग फटाफट सर्जरी करवा लेते हैं। तो बट उसके बाद भी आपको इतने प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे और ये भी है कि आपको 100% सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। तो आप अगर अपनी जॉइंट्स को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप पहले ही प्रिकॉशन लें एज़ कम्पेयर टू सर्जरी। सर्जरी को हम तब रख सकते हैं जब हमारे पास बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है, जब हमारी बोन में बिल्कुल वो रप्चर हो चुकी होंगी, बिल्कुल हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तब हमें लास्ट ऑप्शन सर्जरी का लेना चाहिए या नी रिप्लेसमेंट का लेना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज से या फिजियोथेरेपी से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, आप अपना डेली रूटीन, अपनी एक्टिविटीज़ वो चेंज कर सकते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को
बचा सकते हैं। सो अब एक तो और एक ऑप्शन क्या होता है कि हम कुछ इंजेक्शंस लगवाते हैं, जैसे इस टाइम पे एक इंजेक्शन आता है हाई एलुरोनिक एसिड का आता है, वो भी आपको एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट देता है जनरली, जिसे हम आजकल कहते हैं कि हम उसमें वो कुशन प्रोवाइड करता है हाइलोनिक एसिड जो है आपको आपके नीज़ में, आपके जॉइंट्स में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट है जो आपको लगता है कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। तो और कॉर्टिज़ोन के इंजेक्शंस होते हैं, तो ये सारे इंजेक्शन स्टार्टिंग में तो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट ऐसा स्टडीज़ में आर्टिकल्स में देखा गया है कि 1-2 साल के बाद वो आपको एडवर्स इफ़ेक्ट देते हैं, वो और ज़्यादा आपकी बोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इन सब चीज़ों से अगर आप बचा सकते हैं अपने आप को तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट थिंग जो हम बात कर रहे थे अभी सर्जरी के बारे में, तो सर्जरी हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है जब हमारी बोन बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, अब हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ मूव करते हैं। बट उसके बाद भी आपको फिजियोथेरेपी की नीड होगी, आपको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी पड़ेगी, तब जाके आप बेटर लाइफ अपनी जी सकते हैं। सो ये सारी तो थी बेसिक थिंग्स जो मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताई है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस यू कैन कमेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।